हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अप पर। आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो फोर्थ चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसकी जो मेन राइटर भी हैं वो है एन फ्रैंक ही हैं। इनकी जो एक बुक थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उनसे उस बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो बिफोर यू रीड में इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा ताकि हम चैप्टर को जल्दी कवर कर सकें। तो इनका पूरा नाम था एनलीज मैरी फ्रैंक, जिन्हें हम एन फ्रैंक भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 1929 को, और फेबररी या मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक जर्मन थी। इनकी एज देख लीजिए, अब प्रॉपरली 16 ईयर भी नहीं हुई थी, 15 ईयर की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। जेविश गर्ल थी ये, जिन्होंने ये क्या है, जब ये छुपे हुए थे अपनी फैमिली के साथ और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में, तब उन्होंने ये डायरी लिखी थी अपनी डेली डायरी के रूप में। और जब जर्मन का ऑक्यूपेशन हो रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, तब की ये डायरी इन्होंने लिखी थी जब ये खुद को छुपा रहे थे। इनकी जो फैमिली है एम्स्टर्डम में मूव हो गई थी, कब हुई थी, जबकि नाजियों ने कब्जा कर लिया था जर्मनी पर, और नाजियों ने अपना मतलब सत्ता जमा ली थी वहाँ पर, ये कह सकते हैं हम। तब ये छुप रहे थे वहाँ पर। अब आगे क्या है इसमें मेन, मतलब जब इन्हें जैसे ही मौका मिला तब इनकी फैमिली जो है छुप गई थी। जुलाई 1942 में कहाँ छुपी थी, इनके जो फादर थे एन फ्रैंक के, जिनका नाम था ओटो, उनके एक दोस्त फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में छुपे थे, जहाँ पर कि ये लगभग 2 साल तक छुपे रहे थे। और 2 साल के बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं और कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में चले गए थे, जहाँ पर कि एन फ्रैंक की मृत्यु भी हो गई थी। और 2 दिन पहले इनकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी मृत्यु हुई थी, ये भी यहाँ पर हमें बताया गया है। अब उसके बाद क्या हुआ था, इनके फादर को इनकी डायरी मिली थी और उन्होंने फिर क्या है, इसे पढ़ा, इसे जाना, और फिर क्या है, इसे पब्लिश करवाया किसी भी तरह, जिसका नाम रखा इन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उसके बाद क्या है, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक। अब इनके 13th बर्थडे पे क्या है, इन्हें डायरी गिफ्ट की गई थी, जिसमें ये लिखा करती थी, और इन्होंने इस डायरी का एक नाम लिखा था, नाम दिया था पेट नेम, जिसे किटी बताया गया है इस चैप्टर के अंदर ही। तो जिस डायरी में ये लिखती थी वो इन्हें 13th बर्थडे पर मिली थी, जिसमें कि क्या है, ये अपने लाइफ के इवेंट्स लिखती थी। और इन्होंने कब से कब तक लिखा, 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक की इसमें एंट्रीज हैं, जब इन्होंने जितना टाइम तक डायरी लिखी। और उसी में से कुछ छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है हमें दर्शाया गया है इस चैप्टर के अंदर। डच भाषा में ये मेन डायरी लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इस पर काफ़ी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न या प्लेस बने, सब कुछ मतलब बनाया गया इस पर, जिसमें कि नाजियों के ऑक्यूपेशन को भी दिखाया गया है। और इसमें एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको जो जनरल डायरी, लॉग, मेमोयर, ये सब जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स वाले जो आपकी वीडियो होगी उसमें दिखा दूंगा। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब ये बोल कौन रहा है, एन फ्रैंक ही अपनी डायरी में बता रही हैं कि मेरे जैसी एक लड़की के लिए, अनजान लड़की के लिए डायरी लिखना बहुत ही अजीब सी चीज़ है, जिसने आज तक कभी डायरी ना लिखी है। और नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। अब म्यूजिंग्स क्या होता है, सोचना कहते हैं हम इसको, थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहती हैं कि हालांकि मैं केवल डायरी लिखती नहीं थी इसलिए भी मुझे अजीब लग रहा था, और दूसरी बात ये भी थी कि आज के बाद अगर कभी भी मौका मिलेगा, तो चाहे मैं हूँ या कोई और हो, तो ये भी उसे पढ़ेगा तो पढ़ते हुए क्या सोचेगा कि ये 13 साल की ये स्कूल गर्ल क्या लिख रही है, इस तरह से मतलब सोचेगा, और वो इसे पढ़ना छोड़ देगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और आगे ये कहती हैं कि मुझे ये डायरी राइटिंग करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, और मैं अपने दिल से कुछ बोझा उतारना चाहती हूँ, यानी कि अपना मन जो है वो हल्का करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी ये डायरी जो है वो लिख रही हूँ। आगे ये क्या कहती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉट कह सकते हैं हम इनका, जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, कि आजकल क्या है, लोगों से ज़्यादा पेपर की भी वैल्यू हुई पड़ी है, और पेशेंस भी पेपर में ही ज़्यादा होती है। पेपर जो है
यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा, पेपर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर। जब हम किसी चीज़ को मानवीकरण की संज्ञा देते हैं वो पर्सोनिफिकेशन होता है, जब हम उसे लिविंग थिंग बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि पेपर की पेशेंस ज़्यादा होती है पीपल से, लोग जो हैं वो ज़्यादा धैर्यवान नहीं होते, लेकिन पेपर क्या है, शांत पड़ा रहता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स। और ये कहती हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं काफ़ी ज़्यादा सोचा करती थी, काफ़ी डिप्रेशन में भी थी, और तब मैं अपने घर पर अपने मतलब हाथों पर अपनी ठोडी को रखकर बैठी रहती थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस। मतलब तब ना मेरे में एनर्जी होती थी, पूरा दिन बोर होती रहती थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और तब मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ, अंदर बैठूँ बाहर जाऊँ, मतलब इस तरह से मैं परेशान होती रहती थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, और फाइनली मैं जहाँ पर बैठना चाहती थी वहाँ बैठी। ब्रूडिंग होता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना। और फिर वो काफ़ी सोचते हुए कहती हैं कि येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्यों कहती हैं कि हाँ पेपर में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होती हैं। अब ये सारी जो थिंकिंग है ये इनकी डायरी में इन्होंने एज इट इज़ लिखी भी है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब आगे ये क्या कहती हैं, यहाँ पर एक वर्ड है स्टिफ बैग। स्टिफ बैग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटे गत्ते वाला जो कवर होता है उसे स्टिफ बैग कहा जाता है, और नोटबुक के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि जिसके काफ़ी ज़्यादा हार्ड कवर हो नोटबुक का, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो आगे ये कहती हैं कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है, और मैंने ये प्लानिंग बना रखी है कि जब तक मुझे कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक मैं इस डायरी में लिखी हुई बातें किसी को भी नहीं दिखाने वाली हूँ, चाहे कोई भी हो। मतलब हमें यहाँ पर एक बात और पता लगती है कि इनका कोई रियल फ्रेंड से मतलब है कोई ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं था, कोई खास जिन्हें अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। और इसीलिए क्या है, इन्होंने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर और इसमें लिखना स्टार्ट किया था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। और आगे लिखती हैं, चलो मैं अपने मेन पॉइंट पर आती हूँ, अपने मेन मुद्दे पर आती हूँ, जिस वजह से मैं ये डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। वो क्या है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त का मतलब कोई सच्चा दोस्त नहीं है। दोस्त तो इनके थे लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिन्हें ये सारी बातें शेयर कर सकें। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब ये कहती हैं कि चलो इसे और अच्छे से बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी नहीं सोच सकता कि 13 साल की एक छोटी सी लड़की क्या है पूरी दुनिया में अकेला खुद को फील कर रही है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, हालांकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी 16 साल की बड़ी बहन भी है मेरी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 के आसपास मेरे दोस्त भी हैं। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी फैमिली है, मेरे अच्छे इतने पड़ोसी हैं, आंटियाँ वगैरह हैं, और एक अच्छा मेरे पास घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब मैं ये तो कह सकती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ में भी कमी किस बात की है कि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जब भी मैं सोचती हूँ अपने फ्रेंड्स के बारे में तब मुझे लगता है कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मेरा अच्छा समय होता है, या मैं अच्छा फील करती हूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ लगभग तो सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, एवरी डे थिंग्स, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाती हैं उन्हें मैं उनके साथ नहीं शेयर कर सकती। उसके लिए मुझे कोई ट्रू फ्रेंड ही चाहिए। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है इतनी जल्दी मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती, और आज का समय भी नहीं है कि हम किसी पे इतनी जल्दी सब कुछ विश्वास करके और उसे बता दें, और यही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इट इन ईच अदर। हाँ ये भी कह सकती हूँ मैं कि इसमें मेरा फॉल्ट भी है कि मैं किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकती। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब आगे ये कहती हैं कि मैं किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकती, चाहे कोई भी बात हो। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब ये जैसी भी हैं वैसी ही रहेंगी, मतलब मैं इन्हें बदल नहीं सकती अपने आप में। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और किसी भी तरह ये बदली नहीं जा सकती। इसीलिए क्या है मैंने अपने ट्रू फ्रेंड के रूप में डायरी लिखनी शुरू करी है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ
this long awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. अभी कहती हैं कि हालांकि इतने लंबे समय के बाद जिस दोस्त की मैं इमेजिनेशन कर रही थी उसे मैंने एक डायरी के रूप में माना है, तो मैं उसमें वो सारे फैक्ट्स नहीं लिखूंगी जो बाकी सब लिखते हैं, बाकी सब लोग अपने बारे में लिखते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं इस डायरी को क्या अपने फ्रेंड के रूप में चाहती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और इसीलिए क्या है, मैं इस डायरी को क्या बोलने वाली हूँ, अपने आज के बाद अपना दोस्त बोलने वाली हूँ जिसको मैं बुलाऊंगी किटी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब ये आगे कहती हैं कि हालांकि मैं जो अपनी स्टोरीज है वो किटी को बताऊंगी, वो अगर कोई पढ़ेगा तो भी उसे समझ नहीं आने वाली, उसके दिमाग के ऊपर से ही जाने वाली है. इसीलिए मैं क्या है अपनी लाइफ का एक ब्रीफ सा स्केच दे रही हूँ, मतलब लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि मुझे हालांकि इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पिताजी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिय हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मैंने आज से पहले इतने अच्छे पिताजी नहीं देखे. ये कहने का मतलब है कि वो अपने आस पड़ोस में भी देखती है तो भी उन्हें सब लोगों में उसके पिताजी ही बेस्ट लगते हैं, एक अच्छी प्योर सोल लगते हैं. डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. अब यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आया कि इनके माता पिता की शादी तब तक नहीं हुई थी जब तक इनके पिताजी 36 साल के नहीं हुए थे और इनकी माताजी 25 साल की नहीं हुई थी. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अब इसकी जो सिस्टर हैं फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी जर्मनी में 1926 में, जिनका नाम मार्गरेट रखा गया. और एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ? आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. और ये फ्रैंकफर्ट में लगभग 4 साल की उम्र तक रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. और मेरे पिताजी जो हैं वो 1933 में हॉलैंड में एमिग्रेट हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. और मेरी मम्मी जो हैं एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वो भी क्या है हॉलैंड चली गई थी सितंबर में. वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. और मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को कहाँ एचन में भेज दिया गया था हमारी दादी माँ या नानी माँ के पास. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. अब मार्गरेट भी है वो भी उनके पास हॉलैंड में दिसंबर में चली गई थी. एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी. और मैं नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी में उनके पास गई. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. और मुझे कब ले जाया गया? जब मार्गरेट का बर्थडे था और उसे बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में मुझे टेबल पर बिठा दिया गया था कि ये लो तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे का प्रेजेंट है, तुम्हारी सिस्टर. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. और तब मैंने क्या किया, वहाँ स्कूल जाना शुरू किया मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और मैं वहाँ 6 साल की उम्र तक रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और तब क्या है मैंने अपनी फर्स्ट क्लास पहली कक्षा ही शुरू की थी. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर क्यूप्रस. अब 6वीं क्लास में इनकी एक टीचर थी मिसेस क्यूप्रस. द हेडमिनिस्ट्रेस, जो कि हमें हेडमिनिस्ट्रेस एज अ प्रिंसिपल कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल का. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और जब उस सेशन का एंड हो रहा था तब हम दोनों क्या है काफ़ी ज़्यादा रोए थे एक दूसरे के लिए, क्योंकि तब फेयरवेल थी. शायद इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर थी मिसेस क्यूप्रस, इनका जो है ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से इन्हें फेयरवेल दी जा रही थी, जिस वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा रोए थे. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. अब 1941 की समर में क्या है इनकी दादी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा. और इसलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो है वो अटपटा सा रहा, यानी कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942. और मेरी ग्रैंड माँ जो है वो 1942 की जनवरी में उनकी डेथ हो गई थी. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. और कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट.
और इसीलिए मेरा जो 1942 में बर्थडे आया था उसे मैं अलग ही बनाना चाहती थी, मेरी दादी माँ के लिए स्पेशल बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने क्या किया, उनके नाम की कैंडल भी तब वहाँ पर जलाई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सॉल्वेंट डेडिकेशन टू ऑफ माई डायरी। अब यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जिस तारीख को ये डायरी लिख रही हैं वो डेट कौन सी है, 20th June 1942, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है। यहाँ पर ये कहती हैं कि हम चारों अब अच्छे हैं अभी तक तो, और इसीलिए मैं आज की डेट में ये डायरी जो है वो लिख रही हूँ, और मैं आप 20 जून 1942 जिस डेट को ये डायरी लिखती हूँ उसी में चलो वापस आ जाती हूँ। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा, जो बीच में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ब्रीफ स्केच, वो हमने पढ़ा है इस लाइन से पहले तक, डूइंग वेल तक, और फिर ये वापस 20 जून 1942 में आ जाती हैं। अब आगे क्या होता है ये देखिए, सैटरडे 20 जून 1942 ये डायरी राइटिंग में लिखा जाता है, डियरेस्ट किटी। अब ये डेडिकेट किसको कर रही हैं, ये डियरेस्ट किटी यानी कि अपनी डायरी को ही डेडिकेट करते हुए बोल रही हैं। वन एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया क्वैकिंग इन इट्स बूट का मीनिंग क्या है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, यानी काफ़ी ज़्यादा घबराना है, डर लगना किसी चीज़ का, कि हमारी क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी उस दिन, या घबरा रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म वर्ड आया, ये फॉर्म वर्ड किस लिए आया है, क्लास के लिए यूज़ किया है, पहले भी आया था फॉर्म वर्ड इसी चैप्टर में पिछले पेज पर। इसका मीनिंग होता है क्लास, कक्षा। तो अब ये सारे डरे के हुए थे, सारे इनके क्लास के बच्चे, क्योंकि क्या है आगे टीचर्स की मीटिंग आने वाली थी, जिसमें कि क्या डिसाइड किया जाना था टीचर्स के द्वारा कि कौन सा बच्चा जो है अगली कक्षा में जाएगा और कौन सा जो है इसी कक्षा में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब आधे से ज़्यादा हमारी जो क्लास थी वो बैट लगा रही थी एक दूसरे से कि कौन आगे जाएगा, कौन इसी क्लास में रहेगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। अब GN जो है इनकी एक दोस्त बताई गई हैं, और ये बोलती हैं GN और मैं क्या है, हम हमारे पीछे जो लड़के बैठे सिली बातें कर रहे थे उन पर हंस रहे थे, और उन दो लड़कों का नाम क्या था, CN और जैकस, who have staked their entire holiday saving on their bet। और हम उन पर हंस क्यों रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या है अपनी जो पूरे हॉलीडेज़ की सेविंग्स थी वो क्या है अपनी बेट पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। अब सुबह से शाम तक यही चल रहा था कि तुम पास होगे, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हूँगा, येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। मतलब पूरा दिन हमारी क्लास में यही चलता रहा था कि तुम पास होगे, मैं नहीं हूँगा, तुम पास हो जाओगे, ये वो। इवन GS प्लेडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। अब यहाँ पर जी इन्होंने वर्ड किया किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन को डेडिकेट करने के लिए, शायद जो ऊपर हमने पढ़ा था उनके लिए यूज़ किया है कि जी भी है वो भी क्या है प्लेडिंग ग्लांसेस, यानी कि काफ़ी उनके फेस पर विनती की चमक थी, और मैं क्या थी गुस्से से फूट रही थी एकदम से, मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिससे कि क्या है कोई भी मुझे शांत नहीं कर पा रहा था। मतलब ये गुस्से से काफ़ी ज़्यादा पर इरिटेट हो गए थे इन सभी चीज़ों से, जिससे क्या इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब यहाँ पर डमीज से मतलब है नालायक बच्चों से। तो ये कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये बोलूँगी कि आधे से ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 क्वार्टर, मतलब 25% बच्चे तो ऐसे हैं जो नालायक हैं और अगली क्लास में जाने के लायक नहीं है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं वो तो क्या है अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हमें जैसे नंबर देंगे हमें वही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पर जो वर्ड आया गर्लफ्रेंड से, वो गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये है इनकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनके लिए, कि मेरे को अपनी फीमेल फ्रेंड्स की चिंता नहीं है, ना ही मेरे को मेरी खुद की है। विल मेक इट, हम तो ये कर लेंगे, यानी कि हम तो पास हो जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा चिंता है वो किस चीज़ की है, मैथ्स की है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, तो चलो वेट ही करना पड़ेगा। Until then we keep telling each other
नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक क्या है, हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि चलो दिल मत बिठाओ अपना, थोड़ा शांत रहो, काम रहो, और मतलब इतना ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब मेरी तो क्या है, सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन। 7 तो थे जो मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। अब यहाँ पर एक टीचर आए हैं इनके, मिस्टर कीजिंग, जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फोगी थे। फोगी यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन थे, और वो हमारे मैथ्स के टीचर थे। वो मेरे से क्या है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, एनॉयड रहते थे, काफ़ी लंबे समय से परेशान रहते थे। और रीज़न क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब यहाँ पर इनकी एक क्वालिटी पता लगी कि ये काफ़ी ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उन्होंने पहले तो मुझे क्या किया, काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स दी, लेकिन जब मैं उनकी वार्निंग्स नहीं मानती थी तो क्या है, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अब पहला उन्होंने मुझे ऐसे दिया और उसका सब्जेक्ट क्या था, एक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, ये एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब यार ये एक चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई लिख सकता है क्या, क्या लिखेगा कोई, ये खुद के मन में विचार कर रही होती हैं। आउट वरी अबाउट दैट लेटर। अब पहले तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन बाद में जब मैंने इसे देखा था तब मेरी को इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। हालांकि जब स्कूल में मुझे बोला गया तब मैंने क्या किया, अपनी नोटबुक में इसका टाइटल लिख दिया था। जोटेड डाउन यानी कि राइट डाउन, लिखना, कि मैंने अपनी नोटबुक में इसका टाइटल लिख लिया। फिर नोटबुक जो है वो अपने बैग में रख ली और चुप रहने की कोशिश की। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस पर कोई कैसे लिख सकता है। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। अब उस शाम को ही क्या हुआ, जब मैंने अपना सारा होमवर्क तो फिनिश कर लिया था, तभी मेरे नज़र क्या है इस नोट पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन। अब मैं इसके बारे में सोच रही थी, कब सोच रही थी, जबकि क्या है मैं अपने मुंह में इस जो मेरा फाउंटेन पेन था उसकी टिप को यानी कि उसके किनारे को क्या है चबा रही थी। आप भी चबाते होंगे, काफ़ी बच्चे जो है सोचते टाइम पेन जो है वो मुंह में रख कर उसे चबाते रहते हैं और उसके कैप की अच्छी खासी हालत कर देते हैं। एनिमल कैन रैम्बल एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब कोई ऐसे लिखना हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ड्स को जोड़कर जो मर्जी लिखते जाओ। लेकिन जो मेन बात थी वो क्या थी, यहाँ पर मुझे खुद जो टीचर है उसको कन्विंस करना था कि जो बोलने की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग के बारे में मेरे को उन्हें कन्विंस करना था, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बनाना था एक इस तरह का। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी थी जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है मेरे पर विश्वास कर सके कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। आई थॉट एंड थॉट, फिर मैंने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तभी मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वो सेटिस्फाइड। अब मैंने क्या किया, लगभग 3 पेज लिख दिए जो कि मुझे मिस्टर कीजिंग ने एक ऐसे के रूप में दिए थे, और फिर मैं उसे लिखकर सेटिस्फेक्शन में भी आ गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब ये आगे कहती हैं कि मैंने उसमें आर्ग्यू किया था कि टॉकिंग जो है, बोलना जो है वो एक स्टूडेंट का क्या है, एक ट्रेट है, एक विशेषता होती है स्टूडेंट की। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं क्या है इस विशेषता को पूरी अच्छी तरह से निभा रही हूँ, पूरी अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में रख रही हूँ। ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा था। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ आई नॉट मोर, and that's there not much you can do about inherited traits। और मैं अपनी विशेषता को तो चलो अच्छे से निभा ही रही हूँ, लेकिन क्या है मैं इसे क्योर भी नहीं कर सकती हूँ, यानी कि इसे सही भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं। जितना मैं बोलती हूँ उतनी ही मेरी मम्मी बोलती हैं। और रीज़न क्या है, मैं सही क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती इसे, क्योंकि ये क्या है इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, यानी कि मेरे को जो आनुवंशिक गुण मिले हैं मेरे पेरेंट्स से, उन्हीं में से ये एक है बोलना भी, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है इसलिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ। मिस्टर कीजिंग मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब मिस्टर कीजिंग ने ये जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे इन्हें पढ़कर एक काफ़ी लंबी सी बड़ी सारी हंसी हंसी।
यानी कि काफ़ी ज़्यादा हंसे वो मुझ पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन ये लेसन तो निकल गया था, फिर अगला लेसन जो हुआ तब भी मैंने अपना बोलना शुरू रखा। देन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, तब उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इन कॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो उन्होंने मुझे टाइटल दिया था वो क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरिजिबल क्या होता है, समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे सही नहीं किया जा सकता। और चैटर बॉक्स आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, चैटर बॉक्स क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा बोलता है। आई हैंडेड इट इन, अब मैंने इसे भी पकड़ लिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिए थे, तो मिस्टर कीजिंग के पास कोई मौका नहीं था मुझे 2 चैप्टर्स के बीच में कंप्लेन करने का। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, अब तीसरे लेसन के टाइम पे क्या इनका पारा बिल्कुल चढ़ गया था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, और तीसरे चैप्टर के टाइम में इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बोलने के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, और वो क्या है, अब की बार तुम्हें ऐसे लिखना है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब इन्हें टाइटल क्या मिला, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इनके थर्ड ऐसे का टाइटल था। तो ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। पहले ऐसे का टाइटल क्या था, चैटरबॉक्स, सेकंड का था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और थर्ड का क्या था, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये इनके जो टीचर हैं मैथ्स के वो खड़े हैं, और ये यहाँ पर एन फ्रैंक खड़ी हैं। द क्लास रॉड, अब तब क्या है, क्लास हंसने लगी थी। आई हैड टू लाफ टू, और मैंने भी हंसना ही था इसलिए फिर। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्सेस, हालांकि अब जो है मैं अपनी ओरिजिनलिटी, इनजेन्युइनिटी यानी कि ओरिजिनलिटी या इन्वेंशंस, यानी कि जितने भी मेरी लिखने की क्षमता हो सकती थी इस टॉपिक पर, वो सारा कुछ मैं इसमें लिख चुकी थी चैटर बॉक्स के बारे में। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब बारी थी कुछ और अलग करने की, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सैन हुज गुड एट पोइट्री, अब मेरी एक फ्रेंड थी सैन नाम की, जो कि क्या है पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब मेरी फ्रेंड थी सैन, जो कि काफ़ी अच्छी थी पोइट्री में, उसने मुझे ऑफ़र किया कि क्या वो ऐसे लिखने में मेरी हेल्प करे, तो मैंने यस कर दी थी। और शुरू से एंड तक क्या है, उसने प्रॉमिस किया कि वो वर्स की तरह लिखवाएगी मुझे, यानी कि वर्स क्या है, पोइट्री की राइमिंग जो होती है वो वर्स में होती है, तो एक राइमिंग में लिखवाएगी वो मेरी पोएम, वो ऐसा उसने बोला। और मैंने क्या खुशी से झूम उठी, जंप कर लिया मैंने। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद माई रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम। अब मिस्टर कीजिंग जो हमारे मैथ टीचर थे, उन्होंने तो पूरा ट्राई किया था कि इस प्ले के थ्रू क्या है, वो मेरे सब्जेक्ट, मुझे जो उन्होंने ऐसे का सब्जेक्ट दिया था, टॉपिक दिया था, उसके थ्रू वो मेरा मजाक उड़ा सकें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, मैं भी पूरी तरह से तैयार थी इसके लिए कि जो जोक है वो उन पर बने, मुझ पर नहीं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, अब मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बनी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। अब ये पोएम के अंदर क्या था, एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे, और उनके 3 बेबीज थे डकलिंग्स, जो कि क्या काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, जिसकी वजह से उनके फादर ने क्या उन्हें खा लिया था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा क्वैक करते थे, जिसकी वजह से उनके फादर ने उन्हें खा लिया डकलिंग्स को। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली क्या हुआ, जैसा मैं चाहती थी मिस्टर कीजिंग ने उस जोक को उसी तरह से कैच किया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, अब उन्होंने वो पोएम जो है वो क्लास में भी पढ़ी, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उसमें खुद के कमेंट्स भी ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी अलग क्लासेस में भी, दूसरी क्लासों में भी इस पोएम को एक्सप्लोर किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से क्या है, मुझे क्लास में बोलने की आज़ादी है, मुझे वो रोकते नहीं हैं, और ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रारी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, और इसीलिए आजकल के समय में क्या हो रहा है, आजकल का मतलब है ये जब डायरी लिखी जा रही थी उस समय की बात हो रही है, कि अब मिस्टर कीजिंग जो है वो इतने खड़ूस भी नहीं रहते हैं, गुस्से वाले भी नहीं रहते हैं, और क्या है क्लास में वो जॉक्स भी क्रैक करते रहते हैं। योर्स एन, अब ये डायरी के एंड में, उस डे की एंड में लिखा था इन्होंने योर्स एन, अपनी डायरी को डेडिकेट करते हुए, डायरी का नाम था किटी।
ये जो एक्सट्रैक्ट है किससे लिया गया है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये आपको ध्यान रखना है, इस नॉवल से लिया गया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक ये वीडियो अच्छे से देखिए, चैप्टर को समझ लीजिए। थैंक यू।